हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीताराम इस यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका वन नेशन वन फर्टिलाइजर। ये आपकी अक्टूबर मंथ की मैगजीन का इकोनॉमी सेक्शन का आपका 10th टॉपिक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स GS 3 के पॉइंट के एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और आपकी जो प्रीलिम्स के एग्जाम में भी काफ़ी ऐसे क्वेश्चन पुट हो सकते हैं जो आपको फर्टिलाइजर से रिलेटेड हो। अभी वन नेशन वन फर्टिलाइजर ऐसी स्कीम के ऊपर क्वेश्चन पूछना तो फालतू की चीज़ होगी प्रीलिम्स में तो। ठीक है, और फर्टिलाइजर पर्टिकुलरली सब्सिडी जो चीज़ होती है ना, सब्सिडी, इसके ऊपर आपका मेंस में क्वेश्चन भले बन जाए। और मेंस में भी आपका सब्सिडी तो क्या ही पर्टिकुलर टॉपिक बनेगा। यदि स्टैटिक चीज़ों में सब्सिडी पे क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा। आजकल तो आपका जो फ्रीवीज वाला जो चल रहा है, ठीक है, ये ज़्यादा न्यूज में चलता है तो इस पर क्वेश्चन बनता है। स्टैटिक में बनेगा तो आपका सब्सिडीज़ के ऊपर बनेगा। सब्सिडीज़ में आपकी 3 सब्सिडी होती है जिसको 3 ऐप से आप जानते हैं। एक आपका है, पहला है फूड, दूसरा आपका फ्यूल, और थर्ड है आपका फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो फर्टिलाइज़र अपना थर्ड टॉपिक है सब्सिडी के डिस्कशन में। और यहाँ पे हम उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वन नेशन वन फर्टिलाइज़र। न्यूज़ को देख लो, न्यूज़ को तो 2 मिनट में हम खत्म करते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो वन नेशन वन फर्टिलाइज़र नाम से न्यूज़ है। और इसको अभी आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर है, इसने इसको लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना नाम से है और इसका नाम है ONOF, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। ये स्कीम है, इसी का आपको इतना ही पता होना चाहिए था। इसमें बाकी क्या है कि मतलब इसमें जो खाद का जो कट्टा होगा उस पर 2/3 उसका जो पोर्शन होगा, जो आपका फर्टिलाइजर का बैग होगा, उसका 2/3 पोर्शन पे तो आपका गवर्नमेंट का ऐड होगा कि गवर्नमेंट जो बनाया है भारतीय खाद नाम से होगा। और 1/3 पे कंपनी अपना ऐड कर सकती है और कुछ लिख सकती है जो भी है। तो 2/3 1/3 इसके जो फ्रंट का जो इसकी साइड होगी बैग की, उस पर कुछ ऐसा बनाया है। तो ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है देखने के लिए, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। बस आपको फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हम देखेंगे। इसमें एक चीज़ और है कि जो सब्सिडीज़ हैं सॉइल न्यूट्रिएंट्स की, वो सब मार्क होनी चाहिए सिंगल भारत ब्रांड के अंदर। इससे सिर्फ एक ही फ़ायदा होगा कि अलग अलग कंपनियों का जो ऐड चलता है, जो फार्मर्स होते हैं उनको अवेयरनेस नहीं होती कि कौन सी कंपनी का बेहतर है कौन सी का बेहतर नहीं है। जबकि होता है एक्चुअली, आपको ये चीज़ मालूम है कि जो फर्टिलाइज़र यूज होता है उसमें NPK का जो रेशियो है वो फिक्स रहता है, इसी बेस्ड पे कंपनियां बनाती है। ठीक है, और आपको ये मालूम भी है कि फर्टिलाइज़र जो इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र जो आपका सेक्टर है, ये बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है। इसको आप कह सकते हैं कि ओवर रेगुलेटेड सेक्टर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी है इस स्कीम से रिलेटेड। ये और इसमें जानने का कुछ ऐसा है नहीं। ऐसा बैग होगा, वो आप देख लीजिए, ऐसा बैग होगा, भारत ब्रांड नाम से ही चलेगा। और इसमें ये अच्छा नाम है, PMBJP। रूलिंग गवर्नमेंट ने अपनी बीजेपी का ये निकाल लिया, हालांकि ये होना चाहिए था PM, भारतीय आपका है भारतीय जन उर्वरक परियोजना होनी चाहिए थी, BJUP होना चाहिए था, लेकिन उनको अच्छा लगा, उन्होंने ये बना दिया। तो आप इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें और आंसर में ऐसी चीज़ों को लिखने से बचे, क्योंकि कोई पता नहीं आपकी कॉपी चेक करने वाला जो प्रोफेसर है, जो भी आपका कॉपी चेकर जो है, एग्जामिनर जो है चेक कर रहा हो, और वो शायद इस आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाता हो, तो कुछ नुकसान ना हो जाए। तो इन चीज़ों से बच के रहें, पूरा नाम लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पे आपको लगे ना कि यहाँ से राजनीति की बू आ रही है, ठीक है, तो उन चीज़ों को इग्नोर करके चलें। बाकी आप आराम से कर लेंगे। और इसमें आप आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो अपन का स्टैटिक चीज़ है फर्टिलाइज़र के ऊपर। कि सबसे पहला है कि प्राइसिंग या कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट कैसे पड़ती है, फर्टिलाइज़र की कॉस्टिंग कैसे होती है, ये चीज़ डिस्कस करेंगे। अवेलेबिलिटी कैसे है इसका, आपका रॉ मटेरियल जो है उसकी अवेलेबिलिटी कैसे है, रॉ मटेरियल क्या पूरा इंडिया में होता है या बाहर से हमें परचेज भी करना होता है। टेस्टिंग फैसिलिटी कितनी है हमारे पास में, टेस्टिंग फैसिलिटी से रिलेटेड यहाँ पे एक अपन ऊपर एक न्यूज़ आई है रिलेटेड न्यूज़ में, वो भी देखेंगे कि टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए कुछ कृषक केंद्र जो बनाए हैं वो 3 लाख के आसपास कुछ बनाया है। ऐसा डेटा, रफ डेटा आपको याद रखना है। इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको POS मशीन से किस तरह से आपको ये मिलता है, खाद किस तरह से मिलता है, कंपनियां किस बेसिस पे जो फर्टिलाइज़र होती है उसको प्रोड्यूस करती है, किस बेसिस पे उनको डिमांड आती है, वो चीज़ हमें देखना है। लॉजिस्टिक कॉस्ट, कौन कौन से फर्टिलाइज़र में लॉजिस्टिक कॉस्ट पे सब्सिडी गवर्नमेंट देती है और किस में लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होती है कंपनी को बेयर करनी पड़ती है। बेनिफिशरीज जो है वो लार्ज फार्मर है कि आपके स्मॉल फार्मर्स जिसको बोलते हैं मार्जिनल फार्मर्स टाइप में जो स्मॉल होते हैं वो है। के साथ में इंफॉर्मेशन अवेयरनेस, जो अभी बताया ना कि भारत ब्रांड नाम से ये फर्टिलाइजर चलेगा, तो भारत फर्टिलाइजर नाम से बनाने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि सबको पता चले कि एक ही खाता आता है, आप कोई भी फर्टिलाइजर यूज़ करो वो सब आपके लिए बेहतर है। बस उसमें लिखा होगा भारत DAP, भारत यूरिया, भारत MOP, ऐसे लिखा होगा। जो पर्टिकुलर यूरिया, DAP और अब MOP है उससे पहले भारत लिखा होगा, कंपनी का नाम नहीं होगा। जैसे बलवान है, उत्तम है, ये जो कंपनियां है ना, इनका नाम नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए लगभग 30 कंपनियों के आसपास है जो प्रोड्यूस करती है इंडिया में, और 3 कंपनियां ऐसी हैं
30:3 रख सकते हैं। 30 ऐसी जो प्रोड्यूस करती है इंडिया में फर्टिलाइजर, और 3 ऐसी जो इंपोर्ट करती है, और इंपोर्ट भी रेगुलेटेड है, काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड ये सेक्टर है, तो ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सब्सिडी कैसे चलती है? सब्सिडी आपकी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी चलती है, या फिर एक 2015 में आई थी ना, ये तो 2010 में आई थी स्कीम, और आपका 2015 में आपका न्यू यूरिया पॉलिसी नाम से चली थी, जिसको डीबीटी के थ्रू आपको चलता है। एक डायरेक्ट बेनिफिट होता है, डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। और ये जो डीबीटी है ना, डीबीटी एक्चुअली है कंपनी के लिए। जो नॉर्मल डीबीटी चलता है, जैसे आपका गैस सिलेंडर वाला जो है, एलपीजी वाला है, उसमें जो डीबीटी है वो कंज्यूमर को पहुंचता है, जबकि ये डीबीटी कंपनी को पहुंचता है, और उसका भी बेसिस होता है कि पीओएस पे जितना रजिस्ट्रेशन होगा उसी बेस्ड पर कंपनी को वो चीज़ मिलेगा। और आपका यूरिया पॉलिसी वाला था, न्यू यूरिया पॉलिसी 2015 वाला, इसमें क्या था कि जो पर्टिकुलर कंपनीज जो है उनके एक जो गैस जो यूज़ होती है रॉ मटेरियल के फॉर्म में, उसके लिए पूल बनाया था, कि कंपनीज की एफिशिएंसी की बेस पर उनको ग्रुप बनाया, और उनके प्राइसेस सेट की थी कि ये जो पूल है इसमें से आप इतना % इनको बेनिफिट मिलेगा, ऐसे कुछ सेग्रीगेशन किया था कंपनीज का, और उनके बेस्ड पर उनको बेनिफिट दिया जाता था। एनबीएस आपका न्यूट्रिएंट बेस्ड है, कि पहले लिख दिया कि यदि 1 kg जो आपको फर्टिलाइजर बनाएंगे उसमें यदि पोटेशियम इतना डालेंगे, पर्टिकुलर लिमिट सेट करके, तो उसमें आपको इतना अमाउंट का आपको सब्सिडी मिलेगी। तो ये आपका न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी थी। आपकी जो यूरिया जो चलता है, यूरिया में क्या होता है कि एक एमआरपी एमएसपी टाइप से कह सकते हैं, ठीक है। तो एमएसपी मतलब मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, जिसको एमआरपी फिक्स कर दी गवर्नमेंट ने, कि जो फर्टिलाइजर कंपनीज है इसी इतनी पैसे से ज़्यादा अमाउंट में एमआरपी पे फर्टिलाइजर को नहीं बेचेंगी, नहीं सेल करेंगी। तो जो जैसे लिखा कि 250 से ज़्यादा यूरिया नहीं बिकना चाहिए, 250 रुपये से फिक्स प्राइस कर दिया यूरिया के, इससे ज़्यादा जो 50 kg का आपका जो बैग है ना, इससे ज़्यादा आपको बेचना नहीं है। तो 250 में किसान तो खरीद लेगा, फार्मर्स तो इसको परचेज कर लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा जो कॉस्टिंग आई है ना, वो गवर्नमेंट बेयर करती है थ्रू सब्सिडी। तो ये चीज़ है। इसके बाद में डिमांड, आपका डिमांड कैसे रेगुलेटेड होती है, डिमांड कैसे आती है, वॉलेटिलिटी क्या है आपकी इंटरनेशनल जो प्राइसिंग है। तो लगभग देखिए आपका जो डीएपी है ना, डीएपी लगभग आपका पड़ता है 20 रुपये पर केजी, कुछ ऐसा है, जो यहाँ पे आपका पड़ता है 5 रुपये पर केजी, ठीक है। ऐसी प्राइसिंग का फ़र्क रहता है। और इसके बाद में डिमांड का आपने देखा, वॉलेटिलिटी इंटरनेशनल प्राइसिंग में है। ब्रांडिंग का भी फर्क, ब्रांडिंग के लिए तो आपको पता ही है, ब्रांडिंग पहले अलग अलग कंपनियां होती थी, तो एक चीज़ होती है ना, आपको पता है, जिसको बोलते हैं मार्केट कम्पिटिटिवनेस, ठीक है। मार्केट, या उसको ट्रेड बोलते हैं, लेकिन ट्रेड यहाँ नहीं चलेगा, अपन मार्केट की टर्म में करेंगे, मार्केट कम्पिटिटिवनेस, ठीक है। तो जो कंपनीज अपना लोगो लगा के कुछ अच्छे से ऐड देके जब करती हैं, तो उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है, फार्मर्स उसको पसंद करते हैं, कंज्यूमर्स को पसंद करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि वो ट्रेड कम्पिटिटिवनेस जो है, मार्केट की जो कम्पिटिटिवनेस है कंपनीज की, वो घट जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि अब एक ही नाम से फर्टिलाइजर चलेगा, और जो 1/3 सेक्शन है आपके फ्रंट इसका बैग का, उस पर सिर्फ इतना ही कंपनी उसको यूज़ कर सकती है एडवर्टीजमेंट के लिए। तो ब्रांडिंग का भी काफ़ी फर्क पड़ता है। रोल ऑफ आपके कन्फ्लिक्ट पेंडेमिक के, जैसे पेंडेमिक के टाइम पे फर्टिलाइज़र की जो सब्सिडी थी, फर्टिलाइज़र की सब्सिडी काफ़ी बढ़ गई थी। मैं डेटा जो है मेरे पास उसके हिसाब से मैं बताऊँ, तो 20, इसका कलर चेंज करता हूँ एक बार, तो 2020 और 2021 का जो टाइम था ना, उसमें फर्टिलाइज़र पे आपकी सब्सिडी दी थी 1.34 लाख करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। 2021-22 इसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी गई थी आपकी लगभग 80 के आसपास, लिख सकते हैं 80 लाख करोड़ के आसपास गई थी, ठीक है। तो ये गई थी 2021 के टाइम पे, तो आपका कोविड की वजह से गया था। 21-22 में आपका 80 पहुंच गया, और शायद इस साल जो 22-23 के लिए जो एस्टिमेट आया ना, वो लगभग वही 75 के आसपास आया, 75 लाख करोड़। और ये आपका जो यूरिया और ये जो आपके फर्टिलाइज़र है, इनकी सबकी सब्सिडी को मिला के ये सब है। और ये आपका यूक्रेन और रशिया का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस वजह से इसकी प्राइसेस थोड़ी सी हाई हो रही है, तो सब्सिडी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसके साथ में आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसी स्कीम, आपको पता है काफ़ी स्टेट अब जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर काम कर रहे हैं। सिक्किम, आपको पता है कि सिक्किम फुली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करने वाला स्टेट बन गया। काफ़ी इनिशिएटिव चल रहे हैं, बायो फर्टिलाइज़र है, ऐसी काफ़ी जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है, ये आपको वर्ड याद रखना है। एक्ट आपका है, आपका कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, और कुछ और प्रोग्राम चल रहे हो तो उसको भी मालूम होना चाहिए। जैसे इसको प्राइसिंग को रेगुलेट कौन करता है, तो ये आपका इफ्को है, जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर नाम से है, जो आपकी पॉलिसीज़ वगैरह बनाती है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और डीबीटी, आपको ये पॉलिसी बताएगी डीबीटी और ये कैसे काम करते हैं। तो डीबीटी में आपका डायरेक्ट बेनिफिट आपको पहुंचता है कंपनी को, ये इंडिविजुअल को नहीं है, ये कंपनी को बेनिफिट पहुंचता है। और जबकि आपका दूसरा डीबीटी होता है, जो आपका उज्ज्वला वगैरह जैसी स्कीम में चलता है, एलपीजी वाली में, जिसमें कंज्यूमर को सीधा इसका बेनिफिट पहुंचता है। इसके साथ में फिक्स मार्केट है,
मार्केट इंपोर्ट वगैरह जो है, इंपोर्ट कौन सी कंट्री से हम ज़्यादा करते हैं, हाँ एक चीज़ और है इसके बारे में, इसी न्यूज़ में आ जाएगी चीज़ कि अपन कितना प्रोड्यूस करते हैं, कितना कंज्यूम करते हैं। तो वर्ल्ड में हम दूसरे सेकंड नंबर के हम, या कह सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर, ऐसा है, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है और शायद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट इंपोर्टर। सेकंड सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं और सेकंड नंबर पे कंज्यूम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो लगभग कितना है कि 70% डिमांड तो हम डोमेस्टिकली पूरी कर लेते हैं, और 70:30 ऐसे रखे तो 70% डोमेस्टिक कर लेते हैं, 30% जो फर्टिलाइजर है हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये आपका है इंपोर्ट जैसी चीज़ें आप देख सकते हैं मार्केट की। इसके साथ में इकोलॉजी को इम्पैक्ट क्या है, इकोलॉजी को इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। इकोलॉजिकल अपने कोल पॉलिसी वाला जो पढ़ा था, ठीक है, तो ऐसे ही इसमें भी इकोलॉजिकल क्या है कि आपका जो फर्टिलाइजर यूज होते हैं तो एक इन्वायरमेंट को डायरेक्ट, जैसे नाइट्रोजन वगैरह जो गैसेज हैं इनको बनाने में मैथेन वगैरह यूज़ होता है, तो उस वजह से भी काफ़ी चैलेंजेस हैं। इसके बाद में जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो यूज़ होने के बाद में जो एक्सेस बच जाता है वो आपका ग्राउंड वाटर जो है आपका, ठीक है, इसको भी आपका कंटेमिनेट कर देते हैं। तो ऐसी काफ़ी इकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, और इससे दूसरा सॉइल की प्रोडक्टिविटी घटती है, और काफ़ी चैलेंजेस जो हम देखेंगे। और इसके साथ में एक लास्ट पॉइंट और था जो मैंने आपके लिए लिखा था, कुछ है इसको अपन देखेंगे, मेरे को अभी खुद को ही समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या लिखा, एक सेकंड पूरा करते हैं इसको। हाँ, ओवर रेगुलेशन जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ओवर रेगुलेशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अभी ये कई बार आप देखते हैं ना न्यूज़ में कि फर्टिलाइज़र की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो होता है आपका रबी सीजन या खरीफ सीजन के टाइम पे, जब अचानक से कहीं रेनफॉल जो होती है ज़्यादा हो जाती है, जल्दी हो जाती है, मतलब मानसून पहले आ जाता है, तो उस टाइम तक गवर्नमेंट क्या है ऑर्डर नहीं दे पाती है कंपनीज़ को, तो कुछ कमी हो जाती है, तो उस वजह से जो बूम कर जाती है आपकी फर्टिलाइज़र की जो प्राइस है, इस वजह से। तो ये आपके 20 पॉइंट्स है, वीडियो हो गया अपना 11 मिनट का। ठीक है, इतने से आप यदि खुद लिख सकते हैं तो आपका एक आंसर मेंस के लिए प्रिपेयर हो चुका है। अब इसके बाद में यदि आप नहीं लिख पा रहे, पर्टिकुलरली आपको चीज़ें चाहिए, तो हम आगे चलेंगे इसमें, और ये लगभग अपन 25 मिनट के आसपास वीडियो करेंगे, तो इतने में आपका हो गया, तो आप इन पॉइंटों को सीधा 20 पॉइंट को लिख लीजिए और अपने हिसाब से इसका आंसर लिख दीजिए, क्योंकि यदि आपने चीज़ें पढ़ी हुई तो नहीं हो पा रहा है तो अपन अब आगे चलते हैं इस वीडियो में। तो एक चीज़ है कि डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, जिसको बोलते हैं PMKSK। 3.25 लाख 3.25 लाख फर्टिलाइजर शॉप होंगी। क्या काम आएगा ये सेंटर आपका है जो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर काम करेगा, इन्फॉर्मेशन फैलाएगा, टेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, अवेयरनेस फैलाएगा, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में इन्फॉर्मेशन लोगों को देगा, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आपको बताएगा, फार्मर्स को बताएगा। ठीक है, आपको क्या, आप यदि फार्मर्स है तो आपको भी ये चीज़ पता चल जाएगी, और ये चीज़ें हैं। इसके साथ में ये जो वॉलेटिलिटी वाली जो चीज़ें हैं, कन्फ्लिक्ट वाली चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। हाँ, फर्टिलाइजर के बारे में इंफॉर्मेशन हमने ये देख ली, दो तरह का होता है मेनली, तो यूरिया है और दूसरा DAP है, और तीसरा है आपका जो पोटास से रिलेटेड है, मुरेट्स ऑफ आप मुरेट ऑफ पोटास नाम से जो फर्टिलाइजर चलता है, मेनली तो ये आपके यूरिया और DAP। ठीक है, यूरिया और DAP का है डायमोनियम फास्फेट, और यूरिया में है नाइट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा होती है, और DAP में आपका बैलेंस्ड होती है चीज़ें, लेकिन इसमें आपका जो फास्फोरस है वो ज़्यादा होता है। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली, और सबसे ज़्यादा यूज जो हो रहा है वो आपका 74% यूरिया ही हो रहा है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है जो, वो भी 86% यूरिया ही हो रहा है, और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है वो भी यूरिया हो रहा है। अब आप ये बताइए कि यूरिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट क्यों हो रहा है, जबकि यूरिया में आपका नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, जबकि नाइट्रोजन आपको कहाँ चाहिए, लेग्यूम जो आपके प्लांट होते हैं वहाँ चाहिए। दूसरी चीज़ ये क्योंकि यहाँ पे इसकी जो प्राइस है ना वो फिक्स है, प्राइस मैं आपको कंफर्म तो बताता हूँ कितनी है, 260 के आसपास है, 250 260 कुछ ऐसी है पर बैग, जो 50 kg का जो बैग होता है ना उस पे। और बाकी लगभग आप देख सकते हैं 300 रुपये के आसपास ये कट्टा पड़ता है 50 kg का, जो आपका जो बैग है ये पड़ता है, जबकि आपका जो DAP वाला है वो आपका लगभग 1200 से 1300 के बीच में, इतने का आपको कॉस्टिंग इसकी आती है पर 50 kg का जो बैग है ना वो। स्कीम का रेशनल क्या है, तो अब ये छोड़ दीजिए, ऐसा क्वेश्चन इस पर नहीं बनेगा, अफोर्डेबिलिटी बनाएगा, कॉस्ट आपको पता चलेगी और घटेगी, कन्फ्यूजन होगा, घटेगा, वो सब चीज़ें हैं। आप ये देख सकते हैं, ये बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको ये फर्टिलाइज़र वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। हाँ, एक चीज़ ये देखिए, फर्टिलाइज़र हम फोकस करें बायो फर्टिलाइज़र पे, हम फोकस कर रहे हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पे, ठीक है, लेकिन अभी भी फर्टिलाइज़र की हमारी जो डिमांड जो है ना, मार्केट जो है फर्टिलाइज़र का वो कितना बढ़ रहा है, CAGR है उसका 11.9%, मतलब हम 100 कट्टे एक साल में, 100 जो बोरियां हैं 50 kg के जो बैग है, फर्टिलाइजर बैग जो है 100 बैग एक साल में बना रहे हैं, तो अगली साल हमें जरूरत जो है ना वो 112 की पड़ेगी, ये आप समझ सकते हैं, 112 बैग चाहिए नेक्स्ट ईयर, इसको बोलते हैं आपका CAGR।
और वो कब तक बढ़ेगी आपकी 22 से 2027 के बीच में फोरकास्ट हुआ है, मतलब इतना तो हर साल डिमांड बढ़नी ही बढ़नी है। ठीक है। इसके बाद में फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर। हाँ, ये जो कौन फर्टिलाइजर को सेल कर सकता है, प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट को, फर्टिलाइजर को, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर 1973। ठीक है, लेकिन ये किसके अंदर आता है, वो आता है आपका एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है मेंस में, ECA 1955 के ऊपर, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ये शायद कोविड के टाइम पे कुछ आइटम्स को गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया था ना, फूड ग्रेन वगैरह को, तो उससे रिलेटेड आपको उस टाइम पे भी तैयार करना था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या होता है। तो उसके बेस्ड पे ये जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है मैन्युफैक्चरर्स को कि कौन कौन इसको प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, किस जगह पे मैन्युफैक्चरर इसको सेल कर सकते हैं, इसको डिसाइड करती है गवर्नमेंट एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के बेस्ड पे। ठीक है। एक दूसरी चीज़ और है कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो आपकी IIP जो इंडेक्स है ना आपका, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसमें जो 8 कोर इंडस्ट्री है, ठीक है, जिसका बेस ईयर है 2011-12 का। इसके 8 जो कोर इंडस्ट्री हैं, जो इसकी रिपोर्ट मंथली आती है। ठीक है। और मंथली के साथ में इसका जो 6 वीक का लैग होता है, 6 वीक बाद में इसकी आपको इंडेक्स का रिपोर्ट आता है। इस 8 इंडस्ट्री में आपका जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, ठीक है, इसका पार्ट है। और कितना पार्ट है इसका वो आप देख लीजिए। इसका पार्ट है 2 पॉइंट कुछ ऐसा है, 2.5 या शायद 6 है, 2.6% का रोल है IIP में। और यदि आप देखिए सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा आपका क्रूड ऑयल का है, फिर नेचुरल गैस का है, फिर इसके बाद में आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट जो होते हैं उनका है। रिफाइनरी प्रोडक्ट के बाद में आपका ये ONR हो गया। इसके बाद में CSC, ऐसे याद किया था मैंने तो, CSC। इसके बाद में है EF। ठीक है, ऐसे किया था। तो O से हो गया क्रूड ऑयल, N से नेचुरल गैस हो गया, R से आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गया। कोल ज़्यादा यूज होता है तो इसको ये आप ज़्यादा वेटेज दें, स्टील और आपका सीमेंट। फिर E से आपका इलेक्ट्रिसिटी है और F से आपका फर्टिलाइजर है। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा आपका फर्टिलाइजर का रोल कितना हो गया, 2.6%। 8 इसमें कोर इंडस्ट्रीज होती है, उनको इंक्लूड किया जाता है। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे ना, आंसर का आपका वेटेज बढ़ जाता है। सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है वर्ल्ड में चाइना के बाद में। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, क्योंकि जब हम सबसे ज़्यादा सबसे सेकंड नंबर पर हमें डिमांड चाहिए तो सेकंड नंबर पर हमें प्रोड्यूसर होना चाहिए था, लेकिन हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, इसका मतलब थर्ड नंबर पे हैं हम। ठीक है, तो लार्जेस्ट फिर हम इम्पोर्टर हुए। तो ये चीज़ हमें इसमें पता रखनी है। इसके साथ में इधर आपका फर्टिलाइजर सब्सिडी आपको चलता है, ये आपको मालूम ही है किस तरह से होती है फर्टिलाइजर सब्सिडी। वीडियो लंबा नहीं हो तो मैं थोड़ा छोटा करने के लिए, चलो 17 मिनट हुआ है, कर लेंगे आराम से कवर। तो ये जो सब्सिडी होती है ना, ये आपको पता है 3 थी, 3 F से फूड, आपका फूड है, फ्यूल है और फर्टिलाइजर है। ये सब्सिडी किस बेस्ड होती है, एक तो होती है आपकी कंज्यूमर बेस्ड, जब कंज्यूमर को सीधा बेनिफिट मिले। तो अभी तक तो ऐसी सब्सिडी कोई है नहीं फर्टिलाइजर के फील्ड में। ठीक है, एक DBT है, ठीक है, जो कि कंज्यूमर के लिए मिलती है, लेकिन कंज्यूमर के लिए यहाँ पे वो काम नहीं आ रही है। DBT वो सीधी कंपनीज के लिए आ रही है। तो कंज्यूमर बेस्ड अभी तो फर्टिलाइजर में कोई सी है नहीं, क्योंकि या तो उसके न्यूट्रिएंट के बेस्ड पे दिया जाता है, या फिर जो प्रोड्यूसर कंपनी है ना उसको जो बैग है उसको डिलीवर होने के बाद में दिया जाता है, जिसमें आपका POS जो मशीन होती है वहाँ पे आपका वोटर ID आधार कार्ड लेके जाना पड़ता है, और वहाँ पे उसको रजिस्टर करा के जो आपका फर्टिलाइजर बैग है लिया जाता है। फिर उसको पैसे देके अपन कलेक्ट कर लेते हैं, उसका जो सब्सिडी मिलना है वो कंपनी को मिल जाता है उससे, उस रजिस्ट्रेशन से। ठीक है, तो ये कंज्यूमर बेस्ड है। दूसरा है आपका प्रोड्यूसर बेस्ड। तो ज़्यादातर इसमें फर्टिलाइजर मेनली तो आपकी प्रोड्यूसर बेस्ड ही चल रही है अभी तक। दूसरा तरीका होता है वो, एक तो डायरेक्ट सब्सिडी होती है, एक आपकी इनडायरेक्ट सब्सिडी होती है। तो ये दोनों इसमें चलती है। एक होती है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, ये आपको पता ही है। एक है आपका सोशल और इकोनॉमिक। तो सोशल इकोनॉमिक मतलब जो हेल्थ वगैरह होती है उसमें सब्सिडी जो चलती है उसको सोशल बोलते हैं, सोशल टाइप की सब्सिडी हुई। इकोनॉमिक में जिसमें आपका जैसे पावर वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे आपका जो बिल वगैरह को कम करके दिया जाता है ना, वो आपकी है इकोनॉमिक सब्सिडी। इसमें भी दो तरह से सब्सिडीज होती है। एक सब्सिडी से रिलेटेड 3 चैलेंजेस होते हैं अपने। एक तो होता है रिग्रेसिव वाला, कि कोई सब्सिडी रिग्रेसिव है कि नहीं है। एक आपका है जिसको बोलते हैं डिस्टॉर्टिव, जो मार्केट डिस्टॉर्ट करती है ना, उसको बोलते हैं डिस्टॉर्टिव। और एक है आपका लीकेज। ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, तो इसमें पॉइंट मैंने अलग से नोट किए थे। आपका रिग्रेसिव, डिस्टॉर्टिव और आपका लीकेज। लीकेज तो आपको पता ही है क्या चीज़ होता है, कि जहाँ से जितना डिसाइड हुआ था प्राइस उसका कॉस्ट से कितनी जाके हमें चीज़ें मिलती है, कितनी ज़्यादा जाके मिलती है कंज्यूमर को, इसके बीच में जितना भी फ़र्क पड़ता है ना, उसको सब देखा जाता है लीकेज की फॉर्म में। डिस्टॉर्टिव मतलब मार्केट में कितना डिस्टॉर्शन चल रहा है, कि पर्टिकुलर लोग ही उसको प्रोड्यूस कर पाएंगे, और उसका प्रोक्योरमेंट का जो वे है वो भी फिक्स होगा, उसकी डिमांड और सप्लाई है वो भी रेगुलेटेड होगी, इसको बोलेंगे मार्केट डिस्टोर्शन।
जिसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई कितना प्रोडक्शन इस साल करना है। ये डिस्टोर्शन का तरीका हुआ। ठीक है, आपका रिग्रेसिव। रिग्रेसिव आपका होता है कि किस तरह से आपका जो है प्राइस जो है इसको इम्पेक्ट करेगा कंज्यूमर को। कंज्यूमर यदि आपका पुअर है तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, यदि आपका रिच है कंज्यूमर तो उसको कम बेनिफिट मिलना चाहिए, मतलब ज़्यादा बेनिफिट आपका पुअर को मिलना चाहिए। तो यदि इस तरह से पुअर को ज़्यादा बेनिफिट मिले और रिच को कम मिले तो ये तो हो गया आपका नॉन रिग्रेसिव। लेकिन जब रिच को ज़्यादा फायदा मिल रहा है और पुअर को कम फायदा मिल रहा है तो इसको बोलेंगे हम रिग्रेसिव। तो इस तरह से आपकी 3 तरह की जो आपकी सब्सिडीज होती है उनके तरीके हैं आपके। एक तो है प्राइस सब्सिडी, प्राइस सब्सिडी। दूसरा है आपका डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और थर्ड है आपका प्राइस जो है आपका जैसे इनकम सपोर्ट, जो है डायरेक्ट आप पैसा दे देते हैं उसको, इनकम सपोर्ट। ठीक है, तो आपका प्राइस सब्सिडी है, कलर चेंज करता हूँ एक बार। प्राइस सब्सिडी है, इसमें तो तीनों ही नुकसान है। प्राइस सब्सिडी मतलब ये है कि आप कंपनी को किसी पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस पे कर रहे हैं, तो इसलिए ये तो आपकी रिग्रेसिव भी है। ठीक है, ये आपकी रिग्रेसिव के साथ में कौन सा है, डिस्टॉर्टिव, मार्केट डिस्टॉर्शन भी होता है इसमें। और यहाँ पे जो लीकेज है ये भी काफ़ी होता है। जैसे काफ़ी पहले होता था ना कि ट्रक की ट्रक किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी तहसील में गए और वहाँ पे जो डीलर वगैरह जो होते थे उसमें गोलमाल कर देते थे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ थी। ठीक है, ये यूरिया एमएसपी, यूरिया है आपका, और एमएसपी जैसे केसेस में ये बहुत ज़्यादा मिलता है प्राइस। आपका जो ये चीज़ है ना प्राइस आपकी सब्सिडी जो है। दूसरा आपका डीबीटी। डीबीटी में देखिए एक ही फ़ायदा हुआ जो कि इसमें लीकेज कम है। ठीक है, इस लीकेज कम है यही फ़ायदा है, इसके अलावा इसमें ये रिग्रेसिव भी है, लीकेज नहीं है, रिग्रेसिव है। और आपका आपका जो है ना ये डिस्टॉर्शन ये भी है। बस एक ही कमी पड़ी है, वो आपका लीकेज कम हो गया कि डायरेक्ट जो उसको फ़ायदा पहुंचना था ना, जिसे कंपनी ने बनाया, तो बीच में उसमें गोलमाल नहीं हुआ है, डायरेक्ट बेनिफिट उसका पहुंच गया जितना मिलना चाहिए था। बाकी आपका ये रिग्रेसिव है, ये आपका डिस्टोर्टिव है, ये चीज़ अभी भी इसमें बनी हुई है। ठीक है, इसके साथ में आपका थर्ड है आपका इनकम सपोर्ट। इनकम सपोर्ट आपका जैसे सीधा फार्मर्स को 6,000 रुपीज़ मिलते हैं ना, 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये जो मिलते हैं, ये आपका थोड़ा ठीक है। और थोड़ा क्या ठीक है, सब्सिडी की फॉर्म में तो ठीक ही है, क्योंकि ये एक तो रिग्रेसिव नहीं है, मतलब जो पुअर है ना, जो पुअर फार्मर है उनको ही 6,000 रुपये मिलता है। हालांकि चैलेंजेस उसमें भी हैं, वो अपन अलग अलग जगह डिस्कस करेंगे और आप उस चीज़ को जानते भी हैं। लेकिन रिग्रेसिव वो अभी नहीं है, रिग्रेसिव नहीं है। दूसरा आप में डिस्टोर्शन नहीं है कि जिसको जितनी डिमांड है उतना खरीदेगा, तो डिस्टोर्ट नहीं करेगा मार्केट को, उसमें सप्लाई और डिमांड पे कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, ओवर रेगुलेशन ज़्यादा नहीं है, तो डिस्टोर्टिव भी नहीं है। और थर्ड आपका नो लीकेज। तो लीकेज वाली जो चीज़ है वो भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जिसको डीबीटी हुआ एक तरीके से, लेकिन डीबीटी किसका, आपका डीबीटी हुआ आपका सपोर्ट का, आपका इनकम का। तो इनकम की डीबीटी को बोलते हैं आपका इनकम सपोर्ट। ये 3 तरह से आपकी ये चलती है सब्सिडी, प्राइस सब्सिडी, डीबीटी और आपका इनकम सपोर्ट। ये चीज़ आपका हो गया। एक आप अलग से डिस्कस कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ में, या फिर आप गूगल कर लेना, न्यू यूरिया पॉलिसी आपकी जो थी 2015 की, ये क्या थी, जिसमें आपका नीम कोटेड यूरिया से रिलेटेड थी। नीम कोटेड यूरिया को यूज़ किया गया था ताकि ये अदर इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं आए और सिर्फ फार्मर्स के ही काम आए, क्योंकि फार्मर्स की जितना काम आएगा उतना ही बेहतर है, क्योंकि इसीलिए तो इस सब्सिडी को दिया जाता है। तो ये किया जाए। नीम कोटेड से आपको क्या होता है कि ज़्यादा वाटर में जो लीचिंग भी नहीं होती है, ग्राउंड वाटर जो होता है आपका कंटेमिनेट भी नहीं होता है। ये है न्यू यूरिया पॉलिसी 2015 का। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की जो प्राइसेस है, आपको देखो ये चीज़ ज़्यादा डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको इतना पता होना चाहिए 2010 से ये लागू हुई थी। और आपका न्यू यूरिया जो पॉलिसी है आपका, ये आपको ये बेसिस इन चीज़ों का पता होना चाहिए। इसके बाद आप चलते हैं सब्सिडी, ये चल रहा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, आपको बता ही दिया यूरिया के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम चलती है। और इसमें क्या होता है, आपको जो कंपनी होती है एक एमएसपी फिक्स कर देती है कि इससे ज़्यादा आप मैक्सिमम जो सेलिंग प्राइस जो है आपकी वो फिक्स कर देती है। इससे जो डिफरेंस पड़ता है उसकी कॉस्टिंग में कंपनी को, तो कंपनी को पे कर दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपका हुआ। 2018 से आपका डीबीटी चल रहा है, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया। इशू क्या क्या है, इशू देखिए, इशू सबसे ज़्यादा है आपका फिजिकल बर्डन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत ही ज़्यादा, आपकी जीडीपी का 0.5% आपका है फिजिकल, आपका सब्सिडीज़ की वजह से, इन लार्ज फिजिकल सब्सिडीज़ की वजह से फिजिकल बर्डन बढ़ा है। आपका है 73, आपको बताया ना, 2021-22 के लिए आपका 79 था। ठीक है, ये इस साल का एस्टिमेट होगा शायद जो इन्होंने दिया है, क्योंकि विदाउट जो ईयर है वो दिया है, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि 73 इस साल के लिए एस्टिमेट किया होगा, और वो बाद में पता चलेगा कितना गया। ठीक है, ये आपका 79 था, अभी ये 73,000 मतलब 73,000 करोड़ आपका फिजिकल सब्सिडीज़ का है। और दूसरा है आपका जीडीपी का आधा परसेंट, जीडीपी का 0.5% आपका बर्डन है। दूसरा है कि
कुछ सब्सिडीज़ बैकलॉग में पड़ी है, उनको अभी पे भी नहीं किया हुआ है कंपनीज़ को। दूसरा आपका डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है फर्टिलाइजर सेक्टर में, बाहर से बताया मैंने 70% इम्पोर्ट, डोमेस्टिकली अपन बना रहे हैं फर्टिलाइजर और 30% हमें इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। चैलेंजेस और इकोलॉजिकल है और रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए, ये डेटा आपको याद रह जाए तो बढ़िया है। 24% जो सब्सिडी है ना, वो इफिशिएंट यूरिया प्रोड्यूसर को दी जा रही है, तो ढंग से अच्छा यूरिया क्वालिटी का यूरिया प्रोड्यूस नहीं कर रहे, उनको भी सब्सिडी दी जा रही है। ये इतना पता होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को लिमिटेशन है, इस स्कीम से भी काफ़ी लिमिटेशन है। फर्टिलाइजर सेक्टर में तो है ही है, इस स्कीम में भी है काफ़ी, क्योंकि जब गवर्नमेंट रेगुलेट कर देगी उनकी ब्रांडिंग को भी, तो फिर उनको वो आगे क्यों फिर इतना इनिशिएटिव लेंगे उन चीज़ों को फैलाने के लिए। तो आपका जो इंसेंटिव है उनको एक्सपेरिमेंट करने का, वो भी घट जाता है, क्योंकि सब चीज़ें रेगुलेटेड है मार्केट में। तो वे फॉरवर्ड क्या होगा आपका? वे फॉरवर्ड आपका होगा, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी जो सब्सिडी का बर्डन खुद पे बढ़ा लेती है, ताकि आपको कंज्यूमर को उसका बर्डन ज़्यादा नहीं पड़े। तो इससे इन्फ्लेशन एडजस्ट तो होता ही है। साथ में आपका ये बिल आया, इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बिल। इसका आपको है किस चीज़ के लिए? प्राइसिंग, मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट, और ये भी बिल है इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। फिर से ये बिल बना रहे हैं, एक्ट बनाएंगे इसको, तो वो चीज़ें ओवर रेगुलेशन ही हो जाएगा इस चीज़ से। ठीक है। अवेयरनेस फार्मर्स के अंदर बढ़ाने की ज़रूरत है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है, ये एक स्कीम है जो अभी, ये डीबीटी है आपको, ये फार्मर्स को मिलना चाहिए जब वो बेहतर हो पाएगा। ठीक है, अभी कंपनीज को मिलता है कि जितना उन्होंने प्रोड्यूस किया उसका मिला, लेकिन ये डीबीटी आपका फार्मर्स को होना चाहिए, तो वो बेहतर रहेगा। इससे आपका जो स्मॉल फार्मर्स के लिए जो टारगेटिंग है उसमें हेल्प मिलेगा, और लीकेज है उसको भी घटाएगी ये, जो कि इसकी एक बेनिफिट यही था कि लीकेज सबसे कम होता है डीबीटी में। और ये प्रमोट करेगी सेंटर का जो ऑब्जेक्टिव है, मेकिंग फार्मर्स अवेयर ऑफ द सब्सिडी एलिमेंट इन फर्टिलाइजर इन ए मोर डायरेक्ट मैनर। ठीक है, तो सेंटर का ऑब्जेक्टिव जो है फार्मर्स को अवेयर करने का सब्सिडी के आपके फील्ड में, उसको हासिल कर पाएगी गवर्नमेंट। तो ये आपका पूरा फर्टिलाइजर सेक्टर हुआ। इसके बाद में इसके डिस्ट्रीब्यूशन की थोड़ी सी बात कर ले, तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन आपका चल रहा है, मतलब प्रोडक्शन जो है ना फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का, वो उसकी लोकेशन है वो आपकी गुजरात में, यूपी में, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में है। और ये कोल और ऑयल प्रोड्यूसिंग जो रीजन होते हैं ना, उनके पास में होते हैं, क्योंकि जो आपके रॉ मटेरियल होता है ना नेफ्था, वो नाइट्रोजन बनाने का काम आता है। मैथेन जो है वो आपकी वही कोल सीम्स जो है, जो अमोनिया बनाने का काम आती है, उसमें काम आता है। कोल सीम आपको क्या होता है? कोल सीम कुछ ऐसे लेयर्स होती है कोल की, ठीक है, तो इनसे जो निकलता है ना मटेरियल, इन लेयर्स को कोल सीम बोलते हैं। तो इनसे आपको मैथेन गैस निकलती है, वो काम आती है आपके फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। ठीक है। और कोल एरिया और अदर रॉक्स भी रखते हैं जो फर्टिलाइजर बनाने के लिए ज़रूरी होता है। और एनर्जी की भी सप्लाई बहुत ज़रूरी होती है, तो एनर्जी सप्लाई आपको ऐसे रीजन से मिल पाती है, इसलिए कोल एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग जो रीजन है उनके पास में आपकी इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश किया जाता है। और जगह कौन सी है? वो आपकी एचवीजी जो पाइपलाइन है ना आपकी, ये हजीरा, विजयपुर और शाहजहानपुर, ये जो जगह है ना, इसी जो पाइपलाइन है, इसके आसपास में, जैसे आपकी साइड मथुरा में है, मथुरा में रिफाइनरी है, और रिफाइनरी के पास में आपको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी काफ़ी सेट है। फर्टिलाइजर के नुकसान आपने देखे थे, सॉइल क्वालिटी घटती है, डिमांड तो बढ़ी रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ताकि आप उसका डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन हो, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है कि गवर्नमेंट का ओवर रेगुलेशन होता है। तो ये पॉइंट हल्के से लिखना, ज़्यादा जोर देके नहीं लिखना, ओवर रेगुलेशन होता है। ठीक है, तो एक इसके अगेंस्ट में लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड में कि थोड़ी सी मार्केट फ्रीडम होनी चाहिए, मार्केट फ्रीडम फॉर आपका जो प्रोड्यूसर है ना उनके लिए। तो ये आपको पॉइंट लिख देना है, और आपका थोड़ा सा जो फिजिकल बर्डन है उसको कम करने के लिए क्या क्या आप सुझाव दे सकते हैं, वो चीज़ें लिख के आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमने ये चीज़ देखा, और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे कहीं से भी, आप देख सकते हो। तो ये बड़े बेहतर काम आते हैं, अपने को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सीधी चीज़ें मिल जाती, तो अपन उसको रिवाइज कर लेते हैं वहाँ से। चलो ठीक है, ये अपना सब्सिडी वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इतना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर देना, शेयर कर देना। अभी चैनल ग्रो हो रहा है, तो अपनी कम्युनिटी थोड़ी सी बढ़े, आप जैसे पढ़ने वाले लोग जो है कम्युनिटी में आए, इसको ज्वाइन करें और अपना बेनिफिट लें। जो 2023 का प्रीलिम्स की आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मेंस के लिए अभी से फोकस करें। जनवरी तक तो आपको फोकस करना है पर्टिकुलर, फरवरी तक करें, मैं तो चाहता हूँ फरवरी तक करें, ताकि आपका जो मार्च अप्रैल मई 3 महीने हैं उसमें आप प्रीलिम्स को आराम से कर लेंगे, यदि आप मेंस ढंग से तैयार करेंगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।